क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है? क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ आर्मी के गुलाम हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यह सवाल एक बार फिर से सामने है क्योंकि एससीओ में शहबाज शरीफ के होने के बावजूद आसिम मुनीर बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अगर इस बात को समझना है तो आपको इसके लिए पाकिस्तान को समझना होगा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान की सरकार ऊपर है या फिर सेना। आपको याद होगा, भारत के साथ जारी तनाव के बाद अमेरिका के हस्तक्षेप पर पाकिस्तान की सरकार ने युद्ध विराम करने पर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन वहां पर सेना सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। दशकों से दुनिया भर के लोगों के मन में हमेशा यह सवाल पैदा होता रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी सेना हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहती है और अपने हिसाब से वहां पर कठपुतली सरकार बनाती है। जब चाहती है और जैसा चाहती है अपने हिसाब से सरकार बनाती है और गिराती है। इसकी सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच असंतुलित संबंध एक जटिल और ऐतिहासिक मुद्दा रहा है जो 1947 में देश की स्थापना के साथ शुरू हो गया। सेना ने न केवल सुरक्षा बल के रूप में बल्कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। सेना हमेशा सरकार, सत्ता और राजनीति पर हावी रही है। शुरुआत का दौर ले लेते हैं 1947 से 1958 तक। शुरुआती अस्थिरता और सत्ता में सेना का उदय। पाकिस्तान की स्थापना भारत के विभाजन के बाद हुआ, जिसके बाद आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय चुनौतियां आई। कश्मीर विवाद की वजह से 1947 से 1948 में भारत के साथ पहला युद्ध हुआ, जिसने सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में वहां पर स्थापित कर दिया। शुरुआत के सालों में असैनिक सरकारें कमजोर थी क्योंकि राजनीतिक दलों में एकता और नेतृत्व की कमी थी। 1951 में लियाकत अली खान की हत्या के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। इस दौरान सेना ने धीरे धीरे खुद को एक संगठित और स्थिर संस्था के तौर पर प्रस्तुत किया। 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला सैन्य तख्ता पलट किया, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठप कर दिया और सेना को राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। यह तख्ता पलट कमजोर असैनिक नेतृत्व और भ्रष्टाचार के आरोपों का परिणाम था, जिसे सेना ने अपने हस्तक्षेप का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर आता है 1958 से 1988 का सैन्य शासन का युग। अयूब खान के 1958 से 1969 के शासन ने सेना को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दी। सेना ने बड़े पैमाने पर व्यापार और उद्योग में निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे सेना की आर्थिक ताकत बढ़ी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सेना की भूमिका ने सेना की छवि को और मजबूत कर दिया। हालांकि युद्ध का परिणाम आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। फिर 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र बांग्लादेश बना और जहां से बांग्लादेश का उदय हुआ, यानी कि बांग्लादेश की स्थापना। और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। इस हार ने सेना की विश्वसनीयता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जल्द ही जनरल जियाउल हक, जिन्होंने 1977 से 1988 तक नेतृत्व किया, उनकी नेतृत्व में सत्ता पर कब्जा फिर से जमा लिया। जिया ने इस्लामीकरण को बढ़ावा देकर और सोवियत अफगान युद्ध में अमेरिकी समर्थन प्राप्त करके सेना की स्थिति को फिर से मजबूत किया। इस दरमियान सेना ने आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के तौर पर जाना जाता है, इसने विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। असैनिक सरकारें इस दौरान या तो कठपुतली थीं या फिर अस्तित्व विहीन रही। फिर आता है 1988 से 1999 का दौर,
जहां पर लोकतंत्र की कोशिशें होती हैं और सेना का दबदबा दिखता है। जियाउल हक की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे नेताओं ने लोकतांत्रिक सरकारें बनाई, लेकिन इस दरमियान भी सेना का प्रभाव कम नहीं हो सका। 1990 के दशक में सेना ने कश्मीर में छद्म युद्ध और आतंकवादी समूहों को समर्थन देकर भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को तेज कर दिया। साल 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर नवाज शरीफ से सत्ता हथिया ली, क्योंकि शरीफ ने सेना प्रमुख को बदलने की कोशिश की थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सेना असैनिक सरकारों को अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले लेने की इजाजत पाकिस्तान में नहीं देती है। और फिर आता है 2008 से 2025 का दौर, छद्म लोकतंत्र और सेना की पकड़ वाला माहौल। 2008 में लोकतंत्र की बहाली के बाद सेना ने प्रत्यक्ष शासन को छोड़ दिया, लेकिन सेना ने वास्तव में कभी शासन छोड़ा ही नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से सेना नीतियों को प्रभावित करती रही। जनरल राहिल शरीफ और बाद में जनरल बाजवा ने विदेश नीति, विशेष तौर पर भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा। 2018 में इमरान खान की सरकार को सेना का समर्थन प्राप्त था, लेकिन 2022 में इमरान खान के हटने के बाद सेना ने शहबाज शरीफ की सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। 2025 में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने सरकार को भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर किया, जिससे साफ हो गया कि प्रमुख नीतिगत फैसले पाकिस्तान में आज भी सेना ही लेती है। हाल के 2024 के चुनाव में भी सेना पर हस्तक्षेप करने के आरोप लगे, इमरान खान को दबाने के आरोप लगे और एक कठपुतली सरकार यानी कि शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तान की सत्ता में लाने के प्रयास के आरोप लगे। अगर तनाव के कारणों को देखें तो सेना ने शुरुआती अस्थिरता का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा किया और कभी भी पूर्ण असैनिक नियंत्रण स्वीकार नहीं किया। सेना का बड़े पैमाने पर व्यापार, रियल एस्टेट और उद्योग में नियंत्रण रहा, जो से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता गया। विदेश नीति पर भी सेना का ही नियंत्रण रहा, जिसमें भारत, अमेरिका और चीन के साथ संबंधों में सेना का दबदबा नजर आया। और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में जब पाकिस्तान की तरफ से लंच के लिए किसी को आमंत्रित किया गया तो वो थे पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर, जिससे सरकार की भूमिका सीमित नजर आई और सेना की भूमिका सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी नजर आई। सेना ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान वो चला रही है, लेकिन आतंकवाद के साथ पाकिस्तान की सेना हमेशा खड़ी नजर आई और यही आतंकवाद की नीति, कश्मीर नीति के जरिए उसने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। बार बार तख्ता पलट और भ्रष्टाचार ने असैनिक सरकारों की विश्वसनीयता को कमजोर किया। पाकिस्तान में सेना और सरकार के तनाव का जो कारण रहा, उसमें पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच आर्थिक और राजनीतिक ताकत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जो कमजोर लोकतांत्रिक संस्थानों और बार बार सैन्य हस्तक्षेप से मजबूत होती चली गई। 1947 से 2025 तक सेना ने हर प्रमुख संकट का इस्तेमाल अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो संस्थाएं तब तक मजबूत नहीं होंगी जब तक सेना का दखल खत्म नहीं होगा, और इसलिए कहा जाता है कि यह असंतुलन बना रहेगा। लेकिन किस किस जनरल ने कब कब पाकिस्तान में तख्ता पलट की कोशिश की और किस किस जनरल का नाम बदनाम हुआ पाकिस्तान में? 1958 से कहानी शुरू होती है, जहां पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख अयूब खान ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली और देश में मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद वो 1960 में देश के राष्ट्रपति भी बन गए। याह्या खान ने भी लोकतंत्र का गला घोटा। अयूब खान के इस्तीफे के बाद साल 1969 में जनरल याह्या खान सत्ता पर काबिज हुए। जनरल याह्या खान के नेतृत्व में ही पाकिस्तान को 1971 में भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना।
इसके बाद जियाउल हक ने भुट्टो सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 1977 में जनरल जियाउल हक ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बगावत की और उन्हें पद से हटा दिया और देश में एक बार फिर से मार्शल लॉ लागू हो गया। यही नहीं, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को 1979 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद बेनजीर ने पिता की विरासत संभाली। साल 1986 में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो ने निर्वासन से लौटकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नेतृत्व किया, लेकिन इस दरमियान जियाउल हक की रहस्यमयी मौत हो गई। जनरल जियाउल हक की अगस्त 1988 में एक हवाई दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद गुलाम इशाक खान देश के राष्ट्रपति बने और बेनजीर ने आम चुनाव में जीत हासिल की। फिर होता है नवाज शरीफ का उदय। साल 1990 में बेनजीर को भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया और नवाज शरीफ बने देश के नए प्रधानमंत्री। लेकिन साल 1993 में राष्ट्रपति इशाक खान और नवाज शरीफ दोनों को ही सेना के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। आम चुनाव हुए तो बेनजीर एक बार फिर से सत्ता में लौटी और अब फारूक अहमद खान राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए, जिन्होंने 1996 में बेनजीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन साल 1997 में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी ने चुनाव जीत लिया और नवाज शरीफ एक बार फिर से देश के राष्ट्रपति बने। साल 1999 में बेनजीर और उनके पति आसिफ अली जरदारी को जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि वो देश से बाहर ही रहे, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने इसके बाद नवाज शरीफ को बर्खास्त कर दिया। यह था साल 1999 जब करगिल युद्ध हुआ था और करगिल युद्ध में शिकस्त झेलने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान की कमान, पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसी के साथ नवाज शरीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके बाद साल 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ हुए जनमत संग्रह में उन्हें 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया और वो सेना अध्यक्ष के पद पर भी बने रहे। लेकिन साल 2007 में बेनजीर भुट्टो निर्वासन से लौटी। परवेज मुशर्रफ एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी। इससे तिलमिलाए मुशर्रफ ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को बर्खास्त करके नए जज को नियुक्त कर दिया। नए जज ने मुशर्रफ की जीत पर मुहर लगाई और इस बीच शरीफ भी निर्वासन से लौट आए, लेकिन इसी दरमियान बेनजीर की एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। फिर साल 2008 में पीपीपी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के गठबंधन ने चुनाव जीता और इस गठबंधन की तरफ से पीपीपी के यूसुफ रजा गिलानी देश के प्रधानमंत्री बने। गठबंधन सरकार में साल 1999 में देश में मार्शल लॉ लगाने की जांच शुरू करने पर सहमति बनी तो परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ ने सरकार से अलग होने का फैसला लिया और जरदारी देश के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य ठहरा दिया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल उनकी सरकार ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दोबारा खोले जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रजा परवेज अशरफ देश के प्रधानमंत्री बने। तो बात साफ है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। दोनों देशों को आजाद हुए 70 से ज्यादा साल का वक्त गुजर गया, लेकिन एक तरफ भारत में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत होती चली गई और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बार बार लोकतंत्र का गला घोंटा गया। असल में पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र एक अबूझ पहेली ही बना रहा। यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें कम और सैन्य तानाशाह ज्यादा रहे। पाकिस्तान अपनी तरह का इकलौता देश है जहां जनता भी सेना से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती दिखती है। एक बार फिर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पूर्व में किए गए अपने घोटालों के कारण कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में बार बार होता रहा है और कुछ ऐसा ही नजारा अब नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के साथ दिख रहा है, जहां बड़े फैसले आसिम मुनीर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग
असीम मुनीर करते हैं। एससीओ में भी असीम मुनीर का ही दबदबा दिखता है। शहबाज शरीफ एक कठपुतली की तरह असीम मुनीर के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं, आसिम मुनीर के इशारों पर नाचते नजर आते हैं। इसलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र एक मिथ्या है, एक झूठ है और एक ऐसा स्याह इतिहास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बात साफ है, में फिलहाल इतना ही। चलिए अब चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी करेंगे आज इसी बात पर चर्चा कि पाकिस्तान में जब सैन्य शासन है तो फिर लोकतंत्र का दिखावा क्यों। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी किरण और उनके पैनल के पास। पाकिस्तान की जनता भी शहबाज शरीफ को जो है वैसे ही देखती है कि एक तरह से जो दरबान है उन्हीं की तरह वो काम भी करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो मुनीर के हाथ में है या फिर आर्मी के हाथ में, हम सीधे तौर पे कहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो ये शिवम ने कही कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत की, जबकि इसकी शुरुआत बहुत पहले से, यानी कि जब से पाकिस्तान जो है वो बना उसी के बाद से जो है इसकी शुरुआत हो गई थी कि वहां पर लोकतंत्र ना कभी टिका था, ना कभी टिका है और ना कभी टिकेगा, क्योंकि आर्मी हमेशा वहां पर अपने आप को सर्वोपरि, और जिसने आर्मी की बात को नहीं माना है उसने मुंह की खाई है। अभी हम इमरान को भी देख सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को, कि किस तरह से जेल की हवा खा रहे हैं। छुड़ाने के लिए उन्हें कितनी मुमकिन कोशिशें उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखिए आज का जो टॉपिक है वो खासतौर से इस बात को लेकर के है कि पाकिस्तान को आखिरकार चला कौन रहा है, मुनीर चला रहे हैं या फिर यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो चला रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर एक जो कमोवेश इस बात को भी हम मान ले कि असीम मुनीर जो है वही चला रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अगर बात करने के लिए बुलाते हैं तो देखिए असीम मुनीर को ही बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को नहीं बुलाते हैं। और ये देखिए सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया या फिर भारत की मीडिया में इसको लेकर के चर्चा नहीं हुई, इसकी चर्चा जो है खुद अमेरिका की मीडिया ने भी इसको लेके कि डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार हुआ क्या, क्यों प्रेसिडेंट ने यहाँ पर प्रधानमंत्री को ना बुला करके, यानी कि शहबाज शरीफ को ना बुला करके उन्होंने बुलाया तो आसिम मुनीर को बुलाया। तमाम बातें की तो आसिम मुनीर के साथ की है, जितनी चर्चाएं की है आसिम मुनीर, और खुश भी हो गए हैं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने, यानी कि आसिम मुनीर ने जो नाम रेकमेंड कर दिया, खुश भी उसी पे हो गए हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो कटघरे में खड़े हो गए थे। और देखिए उसके बाद तो अभी जो टैरिफ वॉर भी चल रहा है उसको लेकर के भी कटघरे में है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने उन्हें को लेकर के जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ट्रेड डील के लिए वो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। चलिए वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अभी फिलहाल एससीओ में आप देखिए उनकी प्लानिंग छोटी नहीं है। यानी आसिम मुनीर की प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहुंचना है वहां पर और किसी परेड में हिस्सा लेना है, प्लानिंग है व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करना। आप समझिए यहाँ पर कि अमेरिका अगर नाराज है भारत से, क्योंकि हमारी बेहतर दोस्ती है रशिया के साथ, हम वहां पर डील अपना खत्म नहीं करें, चाहे आप 50% टैरिफ लगाओ, 25% पेनल्टी लगाओ, 100% लगा दो, लेकिन हम रशिया के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और इसकी तस्वीर जो है, इसकी बानगी जो है वो नजर आई एससीओ के समिट के दौरान, जब दोनों साथ में थे, मुस्कुरा रहे थे और बाकी आगे की डीलिंग चल रही थी। अब ऐसे में आसिम मुनीर पहुंच गए, तो क्या आसिम मुनीर, देखिए एक इससे भी समझ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां बैठे बैठे नहीं समझ पा रहे होंगे हो क्या रहा है, तो क्या आसिम मुनीर को इसके लिए भी भेज दिया है कि जाकर के देखो कि क्या बातचीत हो रही है, क्या वहां पर चीजें चल रही हैं। तो संभवतः ये भी हो सकता है। अपने टट्टू पंजुओं को तो है अमेरिका भेजता ही रहता है इधर उधर, और पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ओवर टू यू यश। इसमें अगर सारी चीजों का एक कंक्लूजन निकाले तो सबसे अहम बात यही निकल के आ रही है कि शहबाज शरीफ ऑन डेजिग्नेशन ऑन पेपर प्रधानमंत्री जरूर है पाकिस्तान के, लेकिन विश्व में जो उनकी छवि आज के टाइम में निकल के आ रही है वो है एक डमी के तौर पे। जैसा आशीष जी ने बोला, शिवम जी ने बोला, किरण जी ने बोला, वो सारी बातों को अगर एक समराइज करें, क्योंकि एससीओ समिट पे जब शहबाज शरीफ की विजुअल सामने आए कि वो दरबान की तरह खड़े हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक अगर कंट्री का लीडर एक अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है एक समिट के अंदर, उसमें 26 देश मौजूद हैं, 26 देश के लीडर मौजूद हैं, वहां पे अगर ऐसी चिंताजनक पिक्चर आती है सामने कि पाकिस्तान की छवि वैसे ही बहुत खराब है विश्व में। हम सबको मालूम है टेररिज्म का अड्डा कहां है, हम सबको मालूम है कि 9/11 के पीछे कौन था, हमें मालूम है मुंबई अटैक्स के पीछे कौन था, पहलगाम, बहुत सारे रिसेंट इवेंट्स है पिछले 20 सालों में। लेकिन आसिम मुनीर को क्या डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए ने फोन करके बोला कि भाई तुम चले जाओ, इनसे हम मैनेज तो हो नहीं रहा है, हमारा नाम पहले ही खराब हो रहा है, टैरिफ लगा के ट्रंप पहले ही पछता रहे हैं,
पूरे दुनिया को अपने अगेंस्ट कर रखा है अमेरिका ने इस टाइम पे। लेकिन पाकिस्तान, आसिम मुनीर को जब उन्होंने 2 बार अपने साथ लंच पे, दावत पे बुलाया, इतना ग्रैंड वेलकम करा उनका, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज के टाइम में आसिम मुनीर एक इकलौता ऐसा चेहरा है जिसके लिए वो आगे आने वाले टाइम में मिलिट्री रूल भी आ सकते हैं। पूरी आशंका पाकिस्तान एक ऐसा देश है दुनिया का जिसमें आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। वहां पे सारी उनकी जो मीडिया, अभी हमने मीडिया की बात करी, लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो खुद यही चीज कह रहे हैं कि आसिम मुनीर हमारा चेहरा है। आसिम मुनीर ही हमारा चेहरा है, यश ने कहा। पाकिस्तान की आवाम ये समझ रही है। अब मुनीर के बारे में एक बात बता दूं कि जब एससीओ समिट की शुरुआत हुई थी तब उस समय ईरान के जो राष्ट्रपति मसूद साहब थे वो वहां पर शिरकत करने पहुंचे थे। तो मुनीर वहां पर पहुंचा था और उसके साथ 1-to-1 उसने मुलाकात की और उसके बाद फिर मुनीर जो था वो वहां से निकलकर फिर वापस पाकिस्तान पहुंच गया। अब 3 सितंबर यानी कल जो परेड होने वाली है उसमें मुनीर शामिल होगा। अब उसके पीछे के मायने क्या है एक बार अपने दर्शकों को बताना चलो। दरअसल चीन के कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ 1-to-1 वार्ता करनी है। इस 1-to-1 वार्ता को जो अंजाम देंगे, जो बिजनेस डील को अंजाम देगा, वो मुनीर है। यानी मुनीर अब स्पष्ट तौर पर सामने आकर खेलने की कवायद उसने कोशिश शुरू कर दी है। पाकिस्तान में सैन्य शासन जो है वो 34 सालों तक रहा। सबसे पहले 1958 से 1971 तक जनरल मोहम्मद अयूब खान और उसके बाद जनरल याहा खान जो थे वो सत्ता पर आसीन रहे। फिर 1977 से 1988 के बीच में जनरल जियाउल हक उसने तख्ता पलट किया और जब तक उसकी मौत नहीं हो गई वो सत्ता पे रहा। 1999 से 2000 जनरल परवेज मुशर्रफ रहे और तब तक वो सत्ता पर रहे और उसके बाद फिर वो सत्ता से हट जाते हैं। बाद में लंदन में 77 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से। लेकिन इसके बीच एक सवाल पाकिस्तान की आवाम के बीच में हमेशा गूंजता रहा कि पाकिस्तान में सत्ता का प्यारा कौन है। सत्ता का मतलब यहां पर सेना का प्यारा कौन है। इससे पहले जब इमरान खान साहब पीटीआई के अध्यक्ष, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जब चुनाव लड़ा तो उस समय यह कहा जाने लगा कि आर्मी का जो सपोर्ट है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान सत्ता में आते हैं लेकिन कई ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आर्मी को नागवार गुजरती है। इमरान खान के ऊपर आज की तारीख में 113 केसेस पाकिस्तान की अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। इमरान खान लंबे समय से जेल में है पसंदीदा नेता होने के बावजूद। यहां यह बताता है कि पाकिस्तान में जो सेना की जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। अमूमन जो किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में सेना होती है तो सेना सिक्योरिटी और सेना सरकार के नियंत्रण में रहती है। सेना कभी किसी कारोबार में नहीं लगती है। लेकिन दुनिया की इकलौती सेना पाकिस्तान की है जो ट्रेड में भी लगती है, जो बिजनेस में भी लगती है, इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी है, इसके अलावा फार्मिंग में भी है। यानी जहां जहां से मुनाफा आता है वहां पाकिस्तान की सेना जो है वो लगी हुई है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में इकलौती पाकिस्तान की सेना है जिनके पास खुद की जमीन है। जमीन सरकार ने शिवम अलॉट नहीं की है, उनकी खुद की जमीन है, उसमें फार्मिंग करते हैं, उसमें गाय भैंस जो रखना है रखते हैं, उसका पैसा भी खुद लेते हैं। एक्चुअली जो ये सिंधु जो ट्रीटी जो वो किया है उसको हेल्ड इन अबेंस किया था, इससे उनको दिक्कत ये हुई थी कि उन्होंने एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जमीन जो है वो फौज ने सस्ते दामों पर एक्वायर की। तो वहां पर वो एक प्लान था कि बहुत ज्यादा वहां पर फार्मिंग करेंगे और बहुत कमाएंगे पैसा, हर चीज में पैसा कमाना। बिल्कुल सही बात है। वहां पर फौजी फाउंडेशंस हैं काफी, चाहे एयरफोर्स का आप कह लीजिए, चाहे आर्मी का कह लीजिए, चाहे रिटायर्ड जनरल हैं। अगर वहां पर जनरल आप रिटायर होते हैं तो आप सोच लीजिए 100 किले या 100 एकड़ के मालिक आप बनते हैं, विदेश में आप घर बना लेते हैं। तो फौजी करप्शन का लेवल बहुत हाई है, हर जगह पे फौज ही फौज है यहाँ पर। लेकिन ये इस मामले पर आते हैं कि भाई जो तस्वीर शहबाज शरीफ की वायरल हुई थी, शुरुआत में मैं कुछ कहना चाहता था वो मैं कह नहीं पाया। हाँ, 2 लाइनों की शायरी है कि भाई पाकिस्तान की हकीकत बयान करने के लिए और भारत के विरुद्ध उनकी क्या सोच है इसको बताने के लिए कि हाँ इरशाद है, ठीक है। कागज की कश्ती है समंदर पार करना है, कागज की कश्ती है समंदर पार करना है, खाने को आटा नहीं है पाकिस्तान में
लेकिन भारत पर वार करना है। वाह, क्या तो बात ये- है, क्या ये बात है। ये स्थिति है। ये पाकिस्तान के बारे में क्या बोला जाए, उसमें क्या उसकी फजीयत कितनी की जाए। मुनीर वहां पर आते हैं, मुनीर भी एक नौकर के तौर पर ही वहां आते हैं और वो अपने मालिकों को खुश करने के लिए वहां पर आते हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि शरीफ के लिए वहां पर हालात जो है वो ठीक नहीं है। इमरान खान की स्थिति तो आपने हालांकि देखी वो नाम नहीं। का ही शरीफ है। हाँ, शरीफ तो नाम के, वो सब वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज में से भी आप देख हाँ। सकते हैं। ये लोग हैं और इन्हीं के पास सारा जो है पैसा वहां पर मौजूद है। लेकिन अब ये जो ग्लोबल साउथ में जो हो रहा है, देखिए पाकिस्तान को जरूरत थी चीन की, चीन को जरूरत थी पाकिस्तान की। अब भारत जो था इतना खुला डायलॉग नहीं था चीन के साथ, अब ये सब कुछ बदल जाएगा। अब चीन कैसे रिएक्ट करता है आने वाले समय में, ये बहुत बड़ी बात होगी। डायलॉग के लिए जरूर शरीफ को रखा हुआ है, लेकिन बैकसीट पर ड्राइविंग मुनीर कर रहा है। मुनीर की ताकत बढ़ गई। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मार खाने के बाद पहली बार हुआ है कोई फील्ड आदमी फील्ड मार्शल बन गया है। तो उसको फील्ड मार्शल की जो उपाधि दी गई है, वो तमाम चीजें, उसकी किस्मत आप कह सकते हैं मुनीर की, वो बहुत शानदार है कि भाई उसको प्रमोट भी किया गया, उसकी पावर भी बढ़ी हुई है। उसके दौरान ये कुछ हुआ और उन्होंने एक फेक नैरेटिव अपने देश में फैला भी दिया कि हम जंग में स्थिति पर आ गए थे, कि हमने भारत को ये मजा चखा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। एक झूठा नैरेटिव। अरे वो जाके ये थोड़ी ना कहते कि जंग में मैं हार गया। नहीं, वो ये नहीं बोलते कि हमने फोन किया डीजीएमओ लेवल से कि बस अब रुक जाओ, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मिसाइलें हमने जानबूझ के उन लोकेशंस पे गिराई कि अगर थोड़ा सा हम इधर उधर करते हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। आसिम मुनीर भी जाता और ये क्या शरीफ वरीफ कुछ नहीं बचना था। ये उनको बहुत अच्छे से पता हुआ है, इसीलिए नेगोशिएशन टेबल पर वो आए। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी खुश करने का प्रयास करें जो भी। हाँ। इसको लेकर के शिवम, मैं एक दूसरी तरफ भी थोड़ा सोचना चाहूंगी और चाहूंगी कि उस तरफ भी सब ध्यान दें कि यहाँ पर आसिम मुनीर का पहुंचना, शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी हैं, क्या जो चाइना के साथ पहले रिश्ते थे, मतलब हमने देखा पहलगाम के वक्त में या उसके बाद जो भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शन लिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, किस तरह से चाइना ने जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया, वहां के हथियार, वहां की मिसाइलें जो है उसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान ने किया। वो अलग बात है कि उनकी मिसाइलें जो है वो चल नहीं पाई हमारे एयर डिफेंस चाइनीज माल था ना, सस्ता वाला दिया था। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे में एक चीज देखना है कि क्या यहाँ से व्हाइट हाउस का आसिम मुनीर ने रुक कर लिया था और लगातार वो जो है डोनाल्ड ट्रंप के कंसल्ट में थे या फिर कांटेक्ट में थे, तो इसकी नाराजगी बीजिंग में भी है, जिसको लेकर के शी जिनपिंग पहले भी नाराज हो चुके हैं कि आप व्हाइट हाउस क्यों गए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की नहीं बनती है, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है, उसकी सरजमी को अपनाना है या फिर उसकी सरजमी पर अपनी ही तमाम चीजों को रखना है, चाहे वो न्यूक्लियर की बात हो या फिर सीपेक की बात हम कर ले, तो ऐसे में क्या आसिम मुनीर को ये एक टारगेट दिया गया है कि वो शी जिनपिंग को भी मनाए कि ठीक है हम व्हाइट हाउस जरूर गए लेकिन बीजिंग भी हमारा है। नहीं, ये ओसामा बिन लादेन को एक एक्स पेंटागन ऑफिशियल ने, जिनका नाम माइकल रूबिन है, उन्होंने कहा था ये ओसामा बिन लादेन है, सूट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन इनको बताया था। दाढ़ी भी साफ करवा ली। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि भाई अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि आपके भी तो कुछ एथिक्स होने चाहिए ना। आजकल पता नहीं कुछ क्यों एक ethics है। चीज हो गई है हाँ। कि जब कोई डोनाल्ड ट्रंप बोलता है तो मुझे डोनाल्ड डक क्यों दिखाई देता है। जी, बिल्कुल क्लोज है ना, बिल्कुल क्लोज है, हरकतें भी कुछ वैसा है। इसमें देखिए अब वाइंड अप का समय भी हो रहा है हमारे इस खास न्यूज रूम में जो हम लगातार बातें करते हैं। अब ऐसे में इस बात को समझना होगा कि आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान को चला रहे हैं या शहबाज शरीफ चला रहे हैं, तो लबो लुबाब यही चीजें जो है हम चारों की बातचीत में ये निकल करके सामने आई है कि आसिम मुनीर ही चला रहे हैं, यानी कि आर्मी हमेशा से जो है वहां पर सर्वोपरि है। लेकिन क्या अभी भी एक तरह से कठपुतली है चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, ये तमाम चीजें हैं और आने वाले दिनों में कई और तस्वीरें भी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ न्यूज रूम में आज के लिए बस इतना ही। कल एक और टॉपिक के साथ आप सबके सामने हम सब रूबरू होंगे, बातचीत होगी, चर्चा का दौर चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।